द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आप लोग को ये सूचना है देनी है, जो सुपर टेट की क्लासें चल रही हैं उसका टाइम टेबल जो है वो कुछ इस तरह से है और आप लोग भी उस समय पर आकर समय से सभी प्रैक्टिस सेट को वहाँ से देखा करिए। तो चलिए, सुबह के समय जो आपका चल रहा है पहला है वो 10:30 बजे, मतलब 10 बजे से ये मेरे द्वारा 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को करवाया ही जा रहा है। उसके बाद 11:30 पर जो है गणित के प्रश्नों को करवाया जा रहा है। उसके बाद शाम को जो है 7 बजे आपको मिलता है हिंदी और उसी के साथ साथ 1 घंटे बाद जस्ट 8 बजे आपको मिलता है संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। इसका संस्कृत का तो ये 4 क्लासें परमानेंट आपकी चलाई जा रही हैं। आप लोग इस समय पर अवेलेबल होकर प्रैक्टिस सेट करते रहिए। साथ ही आपको रीजनिंग का भी जो है जल्द ही आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो चलिए, ये सूचना थी, सूचना समाप्त होती है और हम लोग भाषा के 20 प्रश्नों को यहाँ पे 40 प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हिंदी के 20 हैं, इंग्लिश के 10 हैं और संस्कृत के भी 10 हैं। और आज थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि किस वर्ण में विवृत स्वर है। तो चलिए बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, ई है, ए है, ऊ है या फिर आ होगा। फटाफट आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन माफ़ कीजिए, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बड़ा आ जो है इसमें विपरीत स्वर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दुर्योधन में जो दू है इसमें दू उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे किसका होगा, तो यहाँ पे दुर का होगा। दुर ये जो है उपसर्ग होगा, ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल गलत है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। छतरी जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है टिकाऊ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आऊ जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग भी जो भी प्रश्न आपको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते चलिए। 5वें प्रश्न का आंसर बताना है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण जो है वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, तो यहाँ पे गुण के बारे में बताया जा रहा है, त्वचा कैसी है, मुलायम है, तो यहाँ पे गुणवाचक उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये पुरुषोत्तम जो लिखा गया है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पे ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहीं पे सुमेलित नहीं है, ये कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। और ये बात करते हैं कौन सा जो है समास होगा, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है पुरुषोत्तम, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास लिखा गया है, इसलिए सुमेलित नहीं होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जीती मक्खी निगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जीती मक्खी निगलने का सही मुहावरे का अर्थ जो होगा जानबूझकर अनुचित कार्य करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 8वां प्रश्न है कि कौन सा श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द मतलब सही नहीं है। जो श्रुतिसम भिन्नात्मक सही नहीं है वो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा। यहाँ पे सी बिल्कुल ये वसन और वर्तन जो लिखा गया है, फिर है व्यसन और मद्यपान लिखा गया है, ये सही नहीं है और बाकी सभी सही हैं, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ
व्यसन का तात्पर्य होता है कि बुरी आदत, और वहीं पे जो व्यसन होता है उसका तात्पर्य है वस्त्र से, ना कि बर्तन और मद्यपान से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन शुद्ध है वो कौन सा सही होगा। तो पहला ही यहाँ पे देखिए, अगर पढ़ेंगे तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे छंद लिखा गया है, ये पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति को पढ़िए और उसमें बताइए कौन सा छंद है। चौपाई है, दोहा है, इंद्र बज्रा है या फिर बरवे है। 10वें नंबर का है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये इंद्र बज्रा छंद नामक छंद है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सभी चरण में कितनी मात्राएं लगी हुई हैं? 11 मात्राएं लगी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग के लिए एक सूचना है, सूचना यह है कि प्रत्येक विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की PDF को हमारे ही द्वारा तैयार कराया जा रहा है। आप इन सभी प्रश्नों के PDF को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट होगा जो आप सभी को एक नाम मात्र शुल्क पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा और जिसकी सूचना आपको जल्द ही दे दी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सूचना थी और आप लोग ऐसा ही प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आप लोग के लिए हमारे सभी सरों के द्वारा जो है पूरा मेहनत किया जा रहा है कि आप लोग को कितने अच्छे से मार्क जो है परीक्षा में मिल सकें। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 11वां, जो आंसर देना है। कौन सा शब्द युग्म गलत है? कौन सा शब्द युग्म गलत है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल जनता और जनताएं जो लिखा गया है ये शब्द युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जनता सदैव अपने आप में एक वचन में ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द जो है वो तिरोभाव है, यानी आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो यहाँ पे पृष्ठ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृष्ठ जो है ये अनेकार्थी शब्द है। इसका मतलब होता है पन्ना, पीठ, किसी वस्तु का पिछला भाग, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि वतनी के आधार पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें ये बताना है। परिणत है, परिणत है, परिणति है, परिणित है। तो यहाँ पे 14 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये परिणत जो है बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। 14 नंबर का भी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सुरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? सुरेश सो रहा था कौन सा काल है? चलिए कमेंट करके ऑप्शन आप लोग बताते रहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये दिग्गज जो शब्द लिखा गया है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये जो ऑप्शन सही होगा इसका, इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिक प्लस गज बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये जो बीच में गा लिखा हुआ है ये तीसरा अक्षर पहले अक्षर में चेंज हो जाता है। ये नियम व्यंजन संधि के नियम के अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है बहुव्रीहि समास के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण का है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 18 से 20 तक, ये गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे संसार में 2 अचूक शक्तियाँ हैं, वाणी और कर्म, यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा पढ़ना है। ये पहला पेज है। उम्मीद है कि पहला पेज आप लोग पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। ये सेकेंड पेज है, यानी दूसरा पेज है, इसको भी आराम से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। साथ साथ अगला प्रश्न यानी पेज जो है ये आपका यहाँ से है और ये
ज़रूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग का जो भी प्रश्न यहाँ से बनेगा आप लोग को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलना है। तो चलिए आपका आंसर भी जो है क्वेश्चन आंसर भी आ गया है, साथ साथ देख लेते हैं इसको। इसमें पूछा गया है कि जो उपयुक्त गद्यांश था उसका सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक कौन होगा। वाणी कर्म है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है, महात्मा गांधी है, या फिर कस्तूरबा और गांधी हैं। तो यहाँ पे 18 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक जो है वो आपका वाणी और कर्म है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, अपने कर्म एवं वाणी से जो है वो क्या हो रहा है भाई, राह दिखाते हैं, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जगत में जो साहित्य कला और विज्ञान शास्त्र हैं ये क्या हैं। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, ये क्या हैं, शब्द शक्ति के रूप हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे 20 प्रश्न हिंदी के हम लोग कर चुके हैं और 20 प्रश्न आपका यहाँ पे 20 प्रश्न कह रहे हैं, 10 प्रश्न इंग्लिश का होगा। इसके भी केवल हम ऑप्शन को बताते चलेंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन हमारे साथ मिलान करते चलिएगा। यहाँ पे आपको ये शब्द जो लिखा गया है इसका जो है सिनोनिम बताना है। तो 21 नंबर का डी ऑप्शन, इसका सिनोनिम क्या होगा, ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, गिवन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बी से, यानी कि यही जो लिखा है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों पे कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये एक्सेस बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि इस शब्द में कौन सा पार्ट एरर है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया, ही इज़ एक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर नुक एरर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो बी में एरर है। बी में क्या है, एरर है। एक्यूज्ड विथ जो लिखा गया है इसी में एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे एक्सीड जो लिखा गया है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्सेस होना चाहिए था। ACCESS यानी एक्सेस होना चाहिए था, न कि एक्सीज होना चाहिए था। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका है वो बी में एरर होगा। और साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, यानी कि निम्बल का अपोजिट क्या है। यहाँ पे देखिए अपोजिट मीनिंग बताना है। 25 नंबर में निम्बल का अर्थ होता है फुर्तीला या चपल से, तो लेजी का अर्थ होता है आलसी या सुस्त से। तो लेजी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें सुटेबल आप कीजिए सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे पैसिफिस्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला चेंज द वॉइस चेंज करना है। ही टीचेस अस ग्रामर, और इसको जब हम लोग वॉइस चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 से 30 लेकर, यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया गया है इंग्लिश का। इस पैराग्राफ को आप लोग देखिए यहाँ से। इन नवंबर 1981 ही ज्वाइंड, यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है पूरा। उम्मीद है ये पेज आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो ये भी पढ़ लिए होंगे, साथ साथ नेक्स्ट पेज भी पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा। ये भी हो गया होगा। अगला पेज आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा लंबा पैराग्राफ है इसलिए घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहना है। तो उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। साथ साथ 28 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। तो इसका आंसर जो होगा 28 नंबर का वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है, डी बिल्कुल सही है, यानी कि अ लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड टाइम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला 29 नंबर का प्रश्न है। 29 नंबर में भी डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगर 30 नंबर की बात करते हैं तो 30 नंबर में भी ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। तो इसको मिलान कर लीजिएगा। 10 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं और ये अगला 10 प्रश्न जो देखेंगे ये संस्कृत से लिया गया है। और यहाँ पे 31-32 नंबर का प्रश्न जो है ये संस्कृत का पद्यांश है, इसको यहाँ से पढ़िएगा, 2 लाइन में लिखा गया है, इसको पढ़िएगा। और 31 और 32 नंबर के प्रश्नों का उत्तर यहीं से देना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, जो भी क्वेश्चन लिखा गया है इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। मिलान करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है? तो ए बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का। 33 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो 33 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों बिल्कुल सही हैं। 72 को यहाँ पे संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो जो ए प्रकार में लिखा गया है इस प्रकार से, और बी जो लिखा गया है इस प्रकार, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि 2 में से एक का चयन कीजिए जो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ये भी सही है और ये भी, तो दोनों सही नहीं होगा, इसलिए डी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साद्रम शब्द में समास कौन सा है? तो साद्रम शब्द में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो आपका बनेगा वो राजन शब्द में सप्तमी एकवचन का रूप कौन सा है? 36 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी बिल्कुल दोनों सही हैं, रागी और राजन दोनों सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बालिका चित्राणी पश्यन्ति का कर्मवाच्य रूप में बदलाव करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में 4 दिए गए हैं, तो इसका सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, उत्तर रामचरित्रम भवभूति के द्वारा लिखा गया है, वहीं पे सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जो है, सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया है स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है शिशु पाल वधम जो लिखा गया है वो भारव के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये अशुद्ध है, यानी कि डी बिल्कुल अशुद्ध है। ये शिव पाल वधम जो लिखा गया है भारव के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये कवि जो है महाकवि माघ के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारव के द्वारा ना लिखकर माघ के द्वारा लिखा गया है। ये धा नहीं होगा भाई, घा होगा, इसको सही कर लीजिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं होगा? तो पुत्र की पर्यायवाची जो इसमें नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जन्य है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका स्त्रीलिंग इसमें कौन सा नहीं है? तो यहाँ डी वारी जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। 10 प्रश्न आपका कमिश्न यहाँ पे कह रहे हैं विज्ञान का है, इसको भी फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। चलिए कमेंट करके आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ध्वनि प्रदूषण की जो मापने की इकाई है उसे क्या कहा जाता है? पास्कल, डेसिबल, पीएम या फिर वाट? तो इसको डेसिबल कहा जाता है। बे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चल नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। और प्रश्न है इसका रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी खून का या रक्त का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला सुमेलित तथ्य कौन सा है, इसको पहचानिए, जो असुमेलित है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। विटामिन B6 एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं लैंडस्टीनर की। तो लैंडस्टीनर को जो है रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में विटामिन ए लिखा गया है और आप लोग को विटामिन ए का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। साथ साथ अगला प्रश्न है टिटेनस रोग किस कारण से होता है? तो टिटेनस रोग जो है ये ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है साबुन का डिटर्जेंट का घोल
साबुन या डिटर्जेंट जो भी है, इसका घोल जो होता है वो किस प्रकार का होता है? अम्लीय होता है, तटस्थ होता है, क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये क्षारीय होता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला, बोरेक्स किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स बताइए फटाफट आंसर। बोरेक्स जो है ये किस धातु का अयस्क को होता है? बात करते हैं बोरेक्स की, तो बोरेक्स जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो Na2B4O7 इसका रासायनिक नाम है। तो सोडियम का ये जो है रासायनिक नाम मतलब धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जो मुद्रालय है, तो मुद्रालय में जो प्रयुक्त पाइप धातु होती है वो किसकी एलॉय होती है? तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही, सीसा, एंटीमनी और टिन की एलॉय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला है, रक्त समूह ए बी की उपस्थिति प्रतिरक्षी किसका है? तो रक्त समूह की जो खोज करता है वो अभी अभी क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, लैंड स्टीनर उनका नाम है। और ए बी की उपस्थिति प्रतिरक्षी आपको यानी एंटीबॉडी यहाँ पे बताना है कि कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनमें कोई नहीं है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है ये गणित का है। गणित के 20 प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे और इसी के प्रैक्टिस सेट के बाद आपको 10 बजे ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद जो है 11:30 पर इसका मैथ का आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आपका अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है वो पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और यदि आप लोग वहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। फॉलो से वहाँ से आपको 150 प्रश्नों का PDF वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके लोड करके खुद स्वयं लगा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यानी 71 नंबर का प्रश्न है जो संविधान से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक है वो किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से, समानता का अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार से, या फिर धर्म की स्वतंत्रता से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 25 से 28 तक जो भी संबंधित है ये आपकी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि याचिका में किसका शब्द अर्थ आदेश है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, परमादेश या फिर उत्प्रेषण लेख? 72 ऑप्शन नंबर बात करते हैं 72 की, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। परमादेश जो है ये आदेश शब्द शाब्दिक अर्थ इसका आदेश होता है और इसको हम लोग रिट कहते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। 250 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। वहीं लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो है 552 सदस्यों की संख्या होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? 74 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए, जवाहर सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो है ये, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन। मोहम्मद शाह जो था ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक रहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन। 1985 जो है दल बदल विरोधी कानून है और ये जो है अनुसूची 10 में इसका जिक्र भी मिलता है। और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जो है संशोधन करके, संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो डी बिल्कुल ये जातक जो है ये वैदिक साहित्य नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ग्रंथ किस धर्म से संबंधित रखते हैं या संबंध रखता है? तो ये भी बिल्कुल बौद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है या भारत का नेपोलियन कहते हैं? क्वेश्चन अच्छा है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, जिसको टावर ऑफ विक्टोरी कहा जाता है, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये जो है राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो। बहुत अच्छे, यही पहला ही सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा ही महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है यहाँ पे अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में किसने शुरू किया था? सही बिल्कुल मुस्लिम लीग के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा भारत का ही नहीं, ये विश्व का भी सबसे बड़ा है और एकमात्र माजुली द्वीप है और ये आपका जो है असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा माजुली द्वीप बनाई जाती है। माजुली जो द्वीप बनती है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस देश में अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहते हैं? किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहा जाता है? पहला नॉर्वे बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? 85 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कोच्चि जो है, कोच्चि नामक शहर जो है इसी को बंदरगाह शहर को जो है अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह में परिक्रमा पथ जिसको ऑर्बिट कहा जाता है वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। जो दूर होता है उसको अपसौर कहते हैं, जो पास होता है उसको उपसौर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है वातावरण में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो परपटी या पपटी है की निचली परत को क्या कहते हैं? तो परपटी या पपटी की निचली परत को सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है राइडर कप। ध्यान दीजिए, राइडर कप इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर गोल्फ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गोल्फ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? डी बिल्कुल गोल्फ सही हो जाएगा। और आप लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं मिल रहा, चलिए आप लोग भी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और फटाफट बताइए कौन सी जो है फसल जो खरीफ की फसल नहीं है इसमें? चावल, चना, मक्का, बाजरा। तो ये चना जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, ये किसकी फसल है? तो ये रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और साथ साथ अगला प्रश्न आपका है कि राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं यानी कि ज्वाइंट अधिवेशन की बात करते हैं तो ये 108 में इसका जिक्र है। और ये जो बुलाता है ये भारत का राष्ट्रपति इसको मतलब बुलाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही है? ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास से संबंधित ये उत्पादक मतलब क्रांति है, श्वेत क्रांति जिसका नाम है। रजत क्रांति या अंडा उत्पादन से
रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से है या मुर्गी पालन से भी कह सकते हैं। साथ साथ नीली क्रांति की बात करते हैं तो मछली उत्पादन से इसका संबंध है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये सहारा मरुस्थल जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये बताना है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसी के साथ अगला, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता वैक्यूम ट्यूब टाइप था। ऑप्शन नंबर पहला, आप कीजिए पहला कह रहे हैं, बी बिल्कुल सही होगा। वैक्यूम ट्यूब के टाइप का प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर रहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है, विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी को पूरे भारत में लागू करने का सुझाव दिया गया। और 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया जो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विजय केलकर समिति, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला कैलाश सत्यार्थी ही हैं, जो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, है ही। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, किसे प्लास्टिक मनी अथवा स्मार्ट मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी अथवा स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे आम्र वर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ये आम्र वर्षा जो है ये उड़ीसा से संबंधित नहीं है, यानी ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है आपका, इसमें किस शहर को पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं, यानी मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तूतीकोरिन, हैदराबाद, कोच्चि, सूरत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही तूतीकोरिन को ही पर्ल या मोतियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है, भारत का अपना नाम कहाँ से प्राप्त किया गया? भारत ने अपना नाम जो है कहाँ से प्राप्त किया? हिंद से, आर्य से, वेद से, सिंधु नदी से। तो ये जो प्राप्त किया गया है ये आर्य के द्वारा, आर्य से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान रहा? तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के स्थान की, तो पहले स्थान पे आपका आएगा राजस्थान, और दूसरे, ये गलत लिख रहे हैं भाई, राजस्थान ऐसे नहीं लिखा जाएगा, राजस्थान लिखा जाएगा, राजस्थान इस प्रकार से लिखा जाएगा। और दूसरे स्थान पे जो आएगा वो आपका मध्य प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। और तीसरे स्थान पे बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र जो है वो आएगा। और चौथे स्थान पे आपका कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये देखिए बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। और अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। पहला जो है सुचेता कृपलानी जी हैं, और दूसरा जो है वो आपका सुश्री बहन मायावती जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है कि कांच उद्योग, कांच उद्योग उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोजाबाद कांच के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कांच की चूड़ियों के लिए भी फिरोजाबाद सबसे मशहूर है अपने उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो यहाँ पे बी बिल्कुल आगरा और कानपुर इसके लिए जाने जाते हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, बेगम समरू द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक चर्च उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बेगम समरू के द्वारा जो बनवाया गया है ऐतिहासिक चर्च वो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरठ में है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है?
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन को पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होना चाहिए या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है कि उस देश का नाम बताइए जहाँ विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री सबसे पहली महिला बनी रही और इनका नाम था भंडारनायके। श्री भंडारनायके इनका नाम था, जो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। टमाटर, प्याज, आलू का मूल्य नियंत्रण ही ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है। ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न शिक्षण कौशल का है। इसमें भी 10 प्रश्न आएंगे और इसके 10 प्रश्नों को हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है कि शिक्षकों को छात्रों के सम्मुख क्या प्रस्तुत करना चाहिए। अनुभव, प्रमाण, घटना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला अनुभव को प्रकट करना चाहिए शिक्षकों को छात्रों के सम्मुख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है कि कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। ये विचार संप्रेषण का तात्पर्य है जो बातचीत होता है, ये कक्षा कक्ष में किस पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है कक्षा कक्ष की जो अंतःक्रियाएँ हैं इस पर निर्भर करता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। आज थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट देखते रहिए, जो भी कमेंट में जो भी जवाब आपको आता है कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए। और आज आपका प्रैक्टिस सेट ये थोड़ा ईजी ही आपको लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि कैसा प्रैक्टिस सेट आपको आज फील हो रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बचाव निदान कर उत्तम स्तर है, यह कथन किसका है। बचाव निदान का माफ़ कीजिए, यहाँ पे बचाव जो है निदान का उत्तम स्तर, यहाँ पे कर लिखा गया है, ये का होना चाहिए था। बचाव जो है वो निदान का, अच्छा सही है, बचाव निदान कर उच्चतम स्तर है, बिल्कुल सही है, ये कर ही होना चाहिए था। ये कथन किसका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये नन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी प्रधानता होती है। देखिए जब बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पे बात किया गया है तो इसमें बालक पहले स्थान पर होगा, यानी कि उत्तम जो प्रधानता होगी वो किसकी होगी, बालक की होगी। ऑप्शन नंबर पहला बालक बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, शिक्षा कक्ष का विशाल माफ़ कीजिए किस माध्यम का विशाल समूह के संचार में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग होगा। तो यहाँ पे पहला ही टीवी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु को सरल तथा बोधगम्य सहज बनाने के लिए इसमें से कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है। तो यहाँ पे जो सबसे उपयोगी सिद्धांत है वो विभाजन का सिद्धांत है। किसका, विभाजन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, इसमें जो उच्च योग्यता वाले या प्रतिभाशाली वाले बच्चों में से कुछ हद तक अपनी अनेक योग्यताओं के मामले में अपने ही भीतर या अन्य व्यक्तियों के साथ भिन्नताएं होती हैं, तो ये कथन किस विद्वान का है। टर्मन का, रास का, टायलर का, स्किनर का। ऑप्शन आपके चारों स्क्रीन पर है। ये ऑप्शन नंबर पहला टर्मन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये टर्मन का कथन है। साथ साथ अगला प्रश्न है, सुकराती विधि किसे कहते हैं। सुकराती विधि किस विधि को कहा जाता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि जो है ये सुकराती विधि है। सुकराती विधि यानी ये दोनों विधियाँ इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई है, सुकरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी समाज उपयोगी घटनाओं या सूचना का संप्रेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। चलिए बताइए, 119 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये स्रोत के द्वारा होता है। जब तक स्रोत नहीं होगा तब तक समाज उपयोगी घटनाओं या सूचनाओं का संप्रेषण नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अच्छा संप्रेषक वह होता है जो अपने श्रोता को क्या करे। सबसे पहले अपने श्रोता को पर्याप्त सूचना देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न बाल मनोविज्ञान का है, इसमें भी 10 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, जिनमें पूछा गया है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितना है
कि साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उनको न्यूनता ग्रसित यानी कि मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं तो कौन कौन से हैं? तो ए बिल्कुल, चाहे वो रुचि हो, लक्ष्य हो, अभिवृत्ति हो, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं? चलिए देख लेते हैं, बच्चों का विकास क्या होता है या बच्चे किस प्रकार से प्रगति करते हैं। तो डी को ऑप्शन अगर देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, तो बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग या उपयोग करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका, इससे सटीक आंसर और कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी बिल्कुल सही होगा। और साथ साथ अगला प्रश्न है कि विद्यालय में जो लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा हो सकता है? 124 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों को यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का जो अभिसंज्ञान है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, डी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है, ये कोई छोटी बच्ची है उसके विषय में बात किया जा रहा है यहाँ पे। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को अपने करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को किस प्रकार से कर लिया है? अंगीकृत, समायोजित, अनुकूलित या फिर समुचितता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये शब्द जो है आपका किसका है, ये कथन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताना है। चलिए एक जो अनुकूलित या समायोजित ये शब्द हैं किस वैज्ञानिक के शब्द हैं। साथ साथ अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये जो बल देता है ये प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता है उस पर बल देता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और मैंने अभी ऊपर के प्रश्नों में आपको पूछा था कि ये अनुकूलित शब्द जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। क्लियर? चलिए साथ साथ अगला प्रश्न है 127 नंबर का प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार, देखिए यहाँ आ भी गया है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसमें जो आवश्यक है वो आपका डी बिल्कुल सही ऑप्शन, विद्यार्थियों के द्वारा जो पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन है यह इनके लिए सबसे आवश्यक है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है? डी बिल्कुल गेस्टाल्टवादियों का। अंतर्दृष्टि और सोच का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। और ये जो है क्षेत्र सिद्धांत से भी संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपका है कि बच्चे तब सबसे अधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो किस कारण से ये होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। जैसे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में जब वो भाग लेते हैं, उनका खुद की रुचि होती है, तब सबसे अधिक सृजनशील होते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए जो विद्यार्थी गलती या त्रुटि करते हैं वो भी उनके सीखने का ही एक हिस्सा होता है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा जहाँ पे ये मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यहाँ पे ये उनकी गलतियाँ जो हैं, त्रुटियाँ जो हैं, किस रूप में उनको देखनी चाहिए कि उनके समझने के ये अवसर हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है रीजनिंग का। रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे और उसके बाद कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 5 प्रश्न इसके हैं। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बिट हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा इनपुट उपकरण है? इनपुट उपकरण का मतलब होता है तो जो जिससे डाटा प्राप्त होती है, बाहर होती है, वो कौन सा इनपुट है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी बिल्कुल उपरोक्त सभी होगा। चाहे वो लाइट पेन हो, स्कैनर हो, OMR शीट हो, यहाँ पे उपरोक्त सभी इनपुट डिवाइस होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है
कि वर्ष 2004 में जो सोशल नेटवर्किंग सेवा फेसबुक का आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फेसबुक का आविष्कार कब किया गया था, तो 2004 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया है, ये प्रश्न ही पूछा जा रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम है, तो किस प्रकार से कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम है, तो ये अधिगम जो है वो व्यक्तिगत अधिगम प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे .org लिखा है, ये डाट है, org लिखा गया है, ये डोमेन है, ये डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से होता है, सूचना से होता है, संगठन से होता है, या फिर शिक्षा से होता है, या व्यवसायिक से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये संगठन से संबंधित होता है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे फटाफट। चलिए देख लेते हैं इसको भी। प्रश्न है यहाँ पे पहला, कक्षा में शिक्षक की जो सुविधादाता के रूप में भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है। वैसे बात करते हैं यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के लिए जो स्वच्छ वातावरण तैयार करना, ये भी सही हो जाएगा। और आवश्यकता अनुसार अध्यापन के तरीके का प्रयोग करना, ये भी सही है। और अगला है जो भावी जीवन के लिए मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा क्या है, तो अभिप्रेरणा जो होती है ये प्राथमिक भी होती है और अर्जित भी होती है। प्राथमिक का तात्पर्य है प्राकृतिक, और अर्जित का प्रेरण का अभिप्रेरण का तात्पर्य है कि कृत्रिम। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला है जीवन कौशल क्या है, तो जीवन कौशल जो है वो बौद्धिक अथवा मनोवैज्ञानिक दक्षता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवर आचरण और नैतिकता का प्रारंभिक उदाहरण क्या है। तो आज आप लोग यहाँ पे फटाफट केवल आप क्वेश्चन के ऑप्शन को ही देख रहे होंगे। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे जिससे आप लोग का कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लोग कवर कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसको हम लोग हिप्पोक्रेटिक शपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, हिप्पोक्रेटिक शपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, निर्णय लेते समय व्यक्ति को किस मनः स्थिति से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे डी ये उपरोक्त सभी, चाहे वो भावुकता हो, क्रोध हो, घृणा हो, यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक मूल्य है, इनमें चारों में से कौन सा संवैधानिक मूल्य है। सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार, या फिर धर्म एवं भाषा अपनाने का अधिकार, ये भी सही है। अच्छा यहाँ पे दोनों सही है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही संवैधानिक मूल्य हैं हमारे, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, कौन सा अभिवृद्धि मापन की प्रविधि है। अभिवृद्धि मापन की प्रविधि, अभिवृद्धि का तात्पर्य है जो मनुष्य की वृद्धि होती है, विकास होता है, इसके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे वो साक्षात्कार के माध्यम से हो, मुक्त प्रक्रिया दैनिक डायरी के माध्यम से हो, या आकस्मिक अभिलेख आत्मकथा के माध्यम से हो, या फिर मुक्त राय वर्गक्रम मापनी के तहत हो, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। साथ साथ नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया जो होती है, ये क्या है और ये किस विद्वान का मत है। अच्छा यहाँ पे ये मत है, जैसे अभिप्रेरणा जो होती है किसी कार्य को करने, प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये गुड का मत है। ऑप्शन नंबर बी गुड बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ साथ अगला प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई। व्यावसायिक शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई, तो ये 1986 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न भी होगा। इसमें देखिए अभिप्रेरणा में दंड की भूमिका क्या होती है। जो अभिप्रेरणा होती है इसमें दंड की भूमिका क्या होती है। अवांछित व्यवहारों को त्याग करने में, ये भी सही है। कार्यों पर उचित ध्यान देने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। विषय अथवा पाठ को याद रखने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और डी ऑप्शन होने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो फटाफट कर लीजिए। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन को प्राप्त होता रहे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।